नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सच्ची कहानियाँ रोनित के साथ। आइए चलते हैं आज की अनाउंसमेंट की तरफ। कल की हमारी कहानी महक वाला पेड़ पे पहला कमेंट गुरविंदर गिल जी ने किया था। गुरविंदर गिल जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम अमर है और मैं आर्मी के सर्च एंड रेस्क्यू टीम में हूँ। यूँ तो हम और भी काम करते हैं, लेकिन मेनली हमारा काम यही है। जब भी कहीं कोई आपदा आ जाए या कहीं कोई खो जाए या कोई प्रॉब्लम हो तो हमें ही बुलाया जाता है। हम और भी काम करते हैं, मगर ये हमारा मेन काम है। अगर कहीं बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए या ऐसी ही कोई आपदा हो तो हम वहाँ जाके लोगों की जान बचाते हैं। तो एक तरह से हम डायरेक्ट लोगों की जान बचाने के काम में शामिल थे और कुछ हद तक आज भी हैं। ये बात आज से करीब 12-15 साल या शायद उससे भी कुछ साल पहले की है, जब मैं अपने पोस्ट पे नॉर्मली जिस तरीके से काम करता था उसी तरीके से सब कुछ कर रहा था और छोटे मोटे ही रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रहा था। तभी हमें पता चला कि कहीं एक जगह पे, मैं उस जगह के नाम को छुपाना ज़रूरी समझता हूँ, वहाँ पे नदी ने अचानक अपना रुख, पुराना रास्ता बदल लिया था, जिसके वजह से काफ़ी तेज और बड़ी बाढ़ आई, जिसके वजह से पूरे देश में इस बारे में न्यूज़ भी फ्लैश हो रहे थे और बहुत बातें भी हो रही थीं। शायद आपने भी उस बाढ़ के बारे में सुना होगा। फिर सभी लोकल टीम्स के साथ, फायर ब्रिगेड वगैरह के साथ हमें भी वहां जाने का ऑर्डर मिला और हम लोगों ने ऐसा ही किया। मैं भी अपने टीम के साथ राफ्ट और फोल्डेबल नाव और भी कई सारी इक्विपमेंट्स को लोड कर अपने बेस से निकला, ताकि मैं वहां जाके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकूं और जान बचा सकूं। हम लोग हवा से हेलीकॉप्टर के थ्रू भी लोगों को बचा रहे थे और नावों से जाकर दूर सुदूर गांवों में और क्षेत्रों में जहां नॉर्मली लोग नहीं जा रहे थे, वहां भी जाकर लोगों की जान बचा रहे थे। जब हम लोग वहां पहुंचे थे तो वहां का मंजर देखकर दिल दहल उठा था। हमें गिनती भी करना मुश्किल हो रहा था कि कितने घर तबाह हुए हैं और कितना जान माल का हानि हुआ है। ये तो खैर बाद की बात थी, लेकिन वहां का मंजर बहुत दर्दनाक था। लोग चीख पुकार मचा रहे थे। हालांकि हम काफी लेट से पहुंचे थे, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग परेशान थे और काफी बेचैन भी थे। लोगों के घर उनसे छिन गए थे, उनके पशु मवेशी सब उनसे छिन चुका था। उनकी जमीन पानी ने निगल ली थी। अब उनके पास कुछ नहीं बचा था, खाने के लिए भी नहीं, रहने के लिए भी नहीं। इंसान की 3 मूलभूत ज़रूरतें भी अब उनके पास नहीं थी, जो कि है रोटी, कपड़ा और मकान। हम लोगों ने सुबह से लेकर शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और कई लोगों की जान बचाई। हम बार बार लोगों को किनारे पे छोड़ के आते थे और वापस उस क्षेत्र में जाकर नए लोगों को खोजते थे कि अगर कोई कहीं दबा कुचला हो या निकलने में असमर्थ हो या कोई छूट गया हो तो जल्द से जल्द बचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने ये सुन रखा होगा या शायद आपको ये पता भी हो कि किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में टाइम बहुत मूल्यवान होता है। अगर सही समय पे किसी को ना बचाया जाए तो उसकी मौत बहुत ज़्यादा हद तक होने की चांसेस बढ़ जाती है। इसीलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और जल्दी से जल्दी बचाने की कोशिश कर रहे थे। जितना ज़्यादा समय वेस्ट होता है उतने ज़्यादा जान माल की हानि होती है। इसीलिए हम लोग बार बार जल्दी जल्दी राउंड्स मार रहे थे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। वो बहुत अजीब जगह था, बहुत सकरा रास्ता भी था, इसीलिए हमें बड़ी नाव ले जाना पॉसिबल नहीं था।
हम छोटी नाव में एक बार में 4 से 5 लोगों को ही बैठा के ला पा रहे थे। उसके बाद आगे ले जाके हम उन्हें या तो किनारे पे छोड़ते या तो बड़ी नाव में बैठाकर निकल जाते। लेकिन इस छोटी नाव के वजह से हमें रफ्तार तो मिल रही थी, लेकिन हम कम लोगों को एक साथ बचा पा रहे थे। 4-5 लोगों के बैठने के बाद ही नाव पूरी तरीके से भर जा रही थी और हमारे टीम के भी 3 लोग उस नाव पे थे कि इमरजेंसी में अगर कोई ज़रूरत पड़े या किसी को तैर के खुद जाकर निकालना पड़े तो उसके लिए भी कम से कम कोई ना कोई होना चाहिए। इसीलिए हम तीनों भी उसी नाव पे थे। उसके साथ साथ ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते थे। यही करते करते अब शाम हो चुकी थी, काफ़ी देर हो चुकी थी। अब देखना भी मुश्किल था। हम लोगों ने फ्लैश लाइट जला लिए और उसके बाद भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखी। लेकिन धीरे धीरे हमें ये लगने लगा कि अब पूरा क्षेत्र खाली हो चुका है, वो गांव अब खाली हो चुका है। लेकिन तभी मेरे एक दोस्त ने कहा, हो सकता है जंगल की तरफ कुछ पेड़ अभी भी बचे हुए हैं। भले उस जंगल में पानी पूरी तरीके से घुस चुका है, लेकिन उस जंगल में कोई ना कोई उन पेड़ों पे चढ़ के ज़रूर छुपा हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कोई उस बाढ़ में उन पेड़ों को पकड़कर बच गया हो। इसीलिए हमें वहां भी जाकर देखना चाहिए। अब जंगल में बोट लेकर के जाना पॉसिबल था, क्योंकि जंगल में अब ज़मीन तो नज़र ही नहीं आ रही थी, सिर्फ पानी ही पानी था। इसीलिए हम लोगों ने फैसला किया, ठीक है, हम बोट लेकर जंगल में जाएंगे। जैसे जैसे हम जंगल की तरफ बढ़ने लगे, हमें अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। काफ़ी देर तक ढूंढते रहने के बाद हमें बहुत मुश्किल से एक 12 साल का बच्चा मिला, जो कि उसी जंगल में एक पेड़ पे चढ़कर बैठा था। हमने उसे जैसे तैसे नीचे उतारा और बोट पे बैठा लिया। फिर उससे हम लोगों ने पूछा कि क्या तुमने जंगल में और किसी को देखा है? उसने हाँ में सर हिलाया। हमने उसे कंबल दिया, क्योंकि उसे सर्दी लग रही थी। वो ज़्यादा बोल भी नहीं पा रहा था। हमने उससे पूछा, किस तरफ? उसने एक तरफ को उंगली दिखा दी। हम लोगों ने बोला, चलो फिर उसी तरफ। फिर बच्चे ने बहुत मुश्किल से कटकटाते हुए दांतों से हमें बताया, उस तरफ मत जाइए, रात में ये क्षेत्र बहुत डरावना होता है। मेरे माता पिता बताते थे कि इस जंगल में कई सारी शक्तियां हैं जो कि इंसान को जीते जी भी मार सकती हैं और मृत्यु के बाद भी बंदी बना सकती हैं। और भी ऐसी कई सारी शक्तियां हैं जो कि इंसान का क्या हश्र करेंगी, ये कोई नहीं जानता। बचपन से हम सभी यही कहानियां सुन के बड़े हुए हैं। इसीलिए शाम होने के बाद हम लोग कभी भी जंगल की ओर नहीं जाते थे। मेरे माता पिता ने बचपन से मुझे ये बात बताई है। यहाँ तक कि जब हम अपने गांव में भी रहते थे तो हमें भी जंगल से बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थी। मैं तो यही सोच कर डर रहा था कि अगर पूरी रात मुझे इस जंगल में इसी पेड़ पे बितानी पड़ी तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि पानी से तो शायद मैं बच भी जाता, लेकिन इस जंगल के डरावने जीवों से बचना मेरे लिए नामुमकिन था। कई ऐसे लोग थे और बच्चे जो कि गलती से जंगल में शाम को या सूर्यास्त के बाद चले गए थे। उनकी बॉडी तक नहीं मिली, और जिनकी बॉडी मिली वो ऐसे छत विछत हालत में मिली कि उनके परिजन देखकर बेहोश हो गए या तो पागल हो गए। ऐसा जंगल में क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन जो भी शाम होने के बाद अंदर गया वो जिंदा वापस नहीं आया। मैं आप लोगों के पैर पकड़ता हूँ, कृपया करके यहाँ से चलिए। मेरी हालत जितनी भी खराब हो, लेकिन यहाँ अगर आप जाएंगे तो मैं इसी पानी में कूद जाऊंगा, लेकिन अंदर नहीं जाऊंगा। हम लोगों ने बच्चे को समझाया, बेटा डरो मत, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। हमें अंदर जाना ही होगा, क्योंकि अगर हमें देर हो गई तो लोगों की जान जाएगी, और हम नहीं चाहते कि हम लोग जिस काम के लिए आए वो काम अधूरा रह जाए। हम लोग यहाँ लोगों को बचाने के लिए आए हैं। अगर हम लोग यूं डरने लगे तो सरहद पे
सिपाही कैसे पहरा देंगे और लोग कैसे निश्चिंत होकर सोएंगे। हमें डरना जरूरी नहीं। कह लो बच्चे, हमारे रहते हुए तुम्हें भी डरने की जरूरत नहीं। तुम निश्चिंत होकर हमारे साथ रह सकते हो, क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ तुम्हें छोड़ने के लिए किनारे की तरफ गए तो हमें काफी समय लग जाएगा वापस यहाँ तक पहुँचने में। इसीलिए तुम बैठे रहो। अगर हमें 3 लोग और मिल गए तो हम लोग वादा करते हैं कि हम लोग यहाँ से अपनी नाव घुमा लेंगे और तुम्हें किनारे पे छोड़ने के बाद ही वापस आएंगे। बच्चे ने कहा, नहीं, अगर आप लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं तो शायद 3 लोगों के मिलने के पहले ही हम लोग की मौत हो जाए। हम लोगों ने उसे समझाया, तुम सिर्फ डरते हो इसलिए तुम्हें ऐसा महसूस होता है। जिस दिन तुम इन चीज़ों से डरना बंद कर दोगे, तुम्हें भी हिम्मत महसूस होगी। तुम्हारे माता पिता ने ये बातें तुम्हें इसलिए बताई होंगी ताकि तुम डर के मारे शाम होने के बाद घर से ना निकलो या इस जंगल की तरफ मत आओ। जंगल में जंगली जानवर होते हैं, हमें भी पता है, और वो जंगली जानवर किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक नॉर्मल सी बात है। तुम्हें भी अगर उन जंगली जानवरों से डर लगता है तो ये भी नॉर्मल सी बात है। लोग डरते हैं इन चीज़ों से, लेकिन अगर जंगली जानवर जंगल में अभी भी हैं तो इसका मतलब उन इंसानों पे जो अंदर हैं उन पे खतरा और ज़्यादा है, क्योंकि अगर वो जंगली जानवर पेड़ पे चढ़ने में सक्षम होंगे तो वो बच चुके होंगे बाढ़ से, और इंसानों के शिकार के लिए भी वो लोग पीछे नहीं हटेंगे। कई सारे जानवर ऐसी विषम परिस्थिति में आदमखोर हो जाते हैं, लेकिन बच्चा इतनी सारी बातें बोलने के बावजूद हमें रोकता रहा, मना करता रहा, और इन सारे बातों के बीच ही बीच मेरा दोस्त धीरे धीरे नाव को अंदर ले जा रहा था, जिस पे बच्चे का ध्यान नहीं गया। लेकिन जब बच्चे का ध्यान इस चीज पे गया कि वो काफी अंदर की तरफ आ चुका है, तो वो डर के मारे रोने लगा। उसने कहा, मैं तो यहाँ चीख भी नहीं सकता, क्योंकि अगर उसने हमारी आवाज सुन ली तो वो हमें कहीं से भी ढूंढ लेगा। हम लोगों ने पूछा, तुम किसकी बात कर रहे हो? ऐसा कौन सा जीव है, ऐसा कौन सा राक्षस है, या ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे तुम इतना डर रहे हो? उसने बोला, मुझे ठीक ठीक तो नहीं पता, लेकिन जो मैंने आपको बताया वो सभी बातें सच हैं। हम लोगों ने उस बच्चे को बहुत समझाया और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। यूं ही आगे बढ़ते बढ़ते हमें भी जो आवाजें पहले आई थी, अब वो आवाजें तेज होने लगी थीं, और उन्हीं आवाजों के बीच एक इंसान के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। हमें लगा किसी इंसान पे किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया है। हमने बोट की स्पीड बढ़ा दी और उसी दौरान उस बच्चे के हाथ को भी पकड़ के रखा कि वो डर के मारे कहीं पानी में ना कूद जाए। धीरे धीरे जब हम उस तरफ बढ़ने लगे और फ्लैश लाइट मार रहे थे, तभी हमें फ्लैश लाइट के चमक के बीच कोई ऐसी आकृति दिखी जो कि साइज में बहुत ज्यादा बड़ी थी, बहुत विकराल थी, और वो काले और सफेद कलर की थी। वो क्या था या कौन सा जीव था ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन वो जो भी जीव था वो बहुत बड़ा और विकराल था। हमने जिंदगी में कभी ऐसा कोई जानवर नहीं देखा था, इसीलिए हमारे लिए ये जीव नया था। और जब हम लोगों ने उसके तरफ अच्छे से लाइट मारी तो पता चला कि उसने अपने हाथों में एक इंसान को पकड़ रखा है और उसके पैरों को चबा रहा है। जब हमें ये पता चला तो हमारे पास गन्स भी थीं। हमने सोचा कि क्या इस जानवर पे फायर करें। उसके बाद मेरे एक दोस्त ने बोला, हाँ फायर कर, वरना वो सामने वाले इंसान को खा जाएगा। फिर हम लोगों ने ऐसा ही किया, क्योंकि हमें ये परमिशन मिली हुई थी कि अगर ऐसा कोई ज़रूरी हो जाए तो हम फायर कर सकते हैं। हम लोगों ने फायर किया, लेकिन उस जीव पे जैसे कोई असर ही नहीं हुआ। कई राउंड्स चले, कई सारी फायरिंग हुई, लेकिन उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हाँ, बस फर्क इतना पड़ा कि वो मुड़ के हमारे तरफ देखने लगा था, क्योंकि अब उसे पता था कि उसके पीछे कुछ और लोग हैं। लोग
या खाना, पता नहीं, शायद हम उसके लिए खाना ही थे, क्योंकि जिस तरीके से वो उस इंसान को चबा रहा था, इससे साफ पता चल रहा था कि इंसान इसके आहार है। हम लोगों ने बहुत मुश्किल से फायरिंग करने के बाद जब ये नोटिस किया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा और हमारा मैगजीन पूरी तरीके से खाली हो चुका था, हमने रीलोड तो कर लिया था, लेकिन हमें पता था कि उससे इस जानवर को या इस राक्षस को या जीव पता नहीं क्या कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारे लिए तो हमने अपने तरफ से कोशिश की थी। वैसे पहले वो उस इंसान को बचाने के लिए कोशिश थी, लेकिन बाद में ये हमारे जान को बचाने की कोशिश बनने वाली थी। हमारे फायरिंग के बाद जब वो जीव हमारे तरफ देखने लगा, तो फिर उसने गुस्से में आकर उस इंसान के शरीर से उसका धड़ अलग और सिर अलग कर दिया। हमें लगा कि जब इसके लिए किसी इंसान को दो टुकड़ों में करना या धड़ से सिर अलग करना इतना आसान है, तो हमारे शरीर का ये क्या करेगा, क्योंकि गोलियों का तो इस पे कोई असर हो नहीं रहा। हमने तुरंत बोट दूसरी तरफ घुमाया और वो बच्चा इस दौरान रोए जा रहा था। हमें उसे भी चुप कराना था, साथ में वहां से निकलने का तरकीब भी सोचना था। हम लोगों ने ऐसा ही किया। इधर उधर से जंगल के बीच में बोट चलाते हुए हम लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि पानी इतना गहरा था कि उसमें चला नहीं जा सकता था। इसीलिए हम लोग बोट से ही भाग रहे थे। काफी दूर तक चलते रहने के बाद मैंने अपने दोस्त को इशारा किया कि इंजन बंद कर दे और बोट को अपने फ्लोट करते हुए आगे बढ़ने दे, ताकि कोई आवाज ना आए, और अगर लगा तो हमारे पास चप्पू भी था, हम लोग चप्पू चला लेंगे, लेकिन इंजन बंद कर दे। इंजन के आवाज से वो जीव हमें ढूंढ सकता है। मेरे दोस्त ने भी ऐसा ही किया। उसने इंजन बंद कर दिया। कुछ दूर तो हम लोग हल्के रफ्तार में आगे बढ़ते रहे, लेकिन जब रफ्तार गिरने लगी तो हम लोगों ने धीरे धीरे चप्पू चलाना शुरू कर दिया था। और चप्पू चलाने से भी ज्यादा हम लोग आसपास के पेड़ों से अपने नाव को धकेल धकेल के आगे बढ़ा रहे थे, जिसके वजह से आवाज और कम हो, और उस बच्चे को भी बार बार इशारा कर रहे थे कि किसी तरीके की कोई आवाज मत करना। लेकिन शायद वो बच्चा हमसे भी ज्यादा जानता था, इसीलिए वो अपने जगह पे बिल्कुल स्थिर होके बैठा था, ना ही हिल रहा था, ना ही कुछ बोल रहा था, ना ही उसके मुंह से कोई भी आवाज आ रही थी। अब उसके दांत भी किटकिटाने बंद हो चुके थे, या शायद उसने किसी तरीके से रोक रखे थे, क्योंकि उसे पता था कि ये राक्षस या ये जीव अगर किसी भी तरीके का आवाज या भनक या आहट पा गया तो ये हमें तुरंत ढूंढ लेगा। धीरे धीरे यूं ही आगे बढ़ते बढ़ते एक जगह हमें बहुत जोर का पानी का छपाक छपाक का आवाज सुनाई दिया। हमें पता चल गया था कि वो चलते चलते हमें ढूंढ रहा है। हाँ, चलते चलते, क्योंकि वो पानी उसे डुबाने के लिए काफी न था। उसका विकराल शरीर डूब ही नहीं सकता था इतने पानी में। उसके पैरों तक ये पानी आ रहा था, इसीलिए वो चल चल कर उस घने जंगल में उस पानी के बीच हमें ढूंढ रहा था। और जैसे कि हम कभी पानी में चलते हैं तो हमारे पैरों से पानी में आवाज आती है, वैसी ही आवाज आ रही थी। हमें साफ पता चल रहा था कि वो विकराल जीव हमें शिद्दत से उस जंगल में ढूंढ रहा है। हमने नाव को एक पेड़ के झुंड के बीच में रोक दिया और चुपचाप इंतजार करने लगे कि वो आगे बढ़ जाए। वो ऐसे ही करते करते आगे बढ़ गया। उसके बाद हम लोगों ने फिर से नाव को धकेल धकेल कर आगे बढ़ना शुरू किया। काफी दूर तक पहुंचने के बाद हमें फिर से एक इंसान की चीखने की आवाज आई। हमने देखा कि वो किसी और इंसान को पेड़ पर से उतार कर उसी तरीके से चबा चबा के खा रहा है। हम देखने के अलावा और कुछ ना कर सकते थे, क्योंकि हमने गोलियां चला के देख ली थी, उस पे कोई असर नहीं होता इन सारी चीजों का। लेकिन हमें एक चीज और समझ में आ रही थी कि ये जंगल खाली नहीं है, सच में यहाँ इंसान छुपे हुए हैं
और वो सिर्फ इस बाढ़ के पानी से नहीं, इस राक्षस से भी छुप के बैठे हैं। उन्हें बस इस चीज़ का इंतज़ार था कि किसी तरीके से सुबह हो जाए और उन्हें रेस्क्यू टीम ढूंढ ले। अब इसी चीज़ का इंतज़ार हमें भी था, क्योंकि हम लोगों को यूं ही मरते हुए नहीं छोड़ सकते थे। हमें किसी भी तरीके से अपने टीम को बुलाना था। हमने वायरलेस पे उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। उसके बाद हमने और भी कई तरीके अपनाए। फिर मैंने कहा, हम लोगों ने फायरिंग की थी, हो सकता है फायरिंग की आवाज़ से वो लोग इस तरफ आ जाएं। फिर मेरे दोस्त ने कहा, सिर्फ फायरिंग के आवाज़ पे भरोसा करके हम लोग यूं ही नहीं बैठ सकते और ना ही लोगों को मरते हुए देख सकते हैं। मैंने भी कहा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, हमें या तो फिर से उस जीव पे फायर करके कोशिश करनी चाहिए बचाने की लोगों को, या फिर कुछ और। तभी मेरे तीसरे दोस्त ने कहा, तुम लोग लगता है भूल गए हो, हम लोग के पास एक फ्लेयर गन भी है। उस फ्लेयर गन से हम लोग अपने टीम को सिग्नल भेज सकते हैं। हम लोगों ने कहा, हाँ हम लोग तो ये भूल ही गए थे, लेकिन ये करेगा कौन? मेरे दोस्त ने कहा, मैं करूँगा। मैंने कहा, नहीं मैं करूँगा। तुम लोग दोनों नाव को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ जाओ और मैं यूं ही यहीं पे उतर जाता हूँ, और चुपचाप जब तुम लोग मेरे नज़रों से ओझल हो जाओगे तब मैं फ्लेयर गन को फायर करूँगा, ताकि अगर वो राक्षस या जीव मुझे देख भी लेता है तो तुम लोगों की जान बच जाएगी। काफी देर तक हम तीनों में बहस होते रही, लेकिन दबे स्वर में, कि मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, लेकिन कोई भी एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहा था। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया, नहीं किसी न एक को तो ये करना ही होगा। लेकिन बात बार बार यहीं फंस जा रही थी कि वो एक होगा कौन। हर कोई यही बोल रहा था, मैं करता हूँ मैं करता हूँ। लेकिन जो मेरा दोस्त पीछे की तरफ बैठा था, ओहदे में वो हम दोनों से ज़रा सा सीनियर था, मतलब एक पोस्ट सीनियर। इसीलिए फिर उसने ऑर्डर के लहजे में हमें बोला कि तुम लोगों का सीनियर होने के नाते मैं तुम दोनों को ऑर्डर देता हूँ कि तुम दोनों बोट लेकर आगे की तरफ चले जाओ, और ये फ्लेयर मैं चलाऊंगा, मैं दूंगा टीम को सिग्नल। हम लोग अब बाध्य हो चुके थे, क्योंकि आर्मी में ऑर्डर्स को कभी ठुकराया नहीं जाता, उसे मानना ही पड़ता है। हम लोगों ने ऐसा ही किया। हम लोगों ने दिल पे पत्थर रखकर उसे वहीं उतार दिया और उसे सल्यूट किया, क्योंकि इतने लोगों की जान बचाने के लिए वो अपना बलिदान देने के लिए तैयार था। ऐसा ही होता है देश का फौजी, वो बाकी लोगों को सर्वोपरि मानता है और बाकियों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं करता। ये भी एक एग्जाम्पल था। उस बच्चे ने भी उसकी बहादुरी को सल्यूट किया और उसे कान में धन्यवाद कहा। मेरे दोस्त ने भी उसका धन्यवाद एक्सेप्ट किया। उसके बाद उसने हमें जाने का इशारा किया। नम आंखों से मेरे दोस्त को उस बच्चे ने अलविदा कहा और हम लोग आगे की तरफ बढ़ने लगे। जब हम लोग थोड़ी आगे चले गए और हम लोगों ने इशारा किया, तब उसने फ्लेयर गन फायर किया। लेकिन ये क्या, फ्लेयर गन फायर होते के साथ वो जीव वहां पहुंच गया और उसने मेरे दोस्त को एक हाथ से उठा लिया। फिर उसने मेरे दोस्त को चीरना फाड़ना शुरू कर दिया। हालांकि ये सारी चीजें हमसे देखी नहीं जा रही थी। हाँ, हम लोग खून खराबा देख सकते हैं, लेकिन अपने ही दोस्त के साथ ऐसा होते हुए देखना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, और वो भी ऐसा इंसान जो कि दिल का इतना अच्छा हो। खैर, अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे। उसने एक फौजी का फर्ज निभा दिया था। उसने अपना बलिदान दिया था बाकियों की जिंदगी को बचाने के लिए, और जैसा कि उसने किया था, उसने जो बलिदान दिया था वो व्यर्थ ना गया। थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद हमें कुछ फ्लैश लाइट्स दिखने लगे। हम लोगों को समझ में आ चुका था कि अब टीम पहुंच चुकी है और कई सारे लोग अलग अलग बोट्स में वहां आ रहे हैं। इस भीड़ को देखकर
वो जीव वहां से भाग खड़ा हुआ, क्योंकि शायद अब उसे पता चल चुका था कि हमारे पास बैकअप आ चुका है और काफी सारे लोग साथ में आ रहे हैं। फिर हम लोगों ने उस वक्त फिर से रेस्क्यू टीम को अंदर की तरफ इशारा किया कि कई सारे लोग अंदर हैं, और बाकी की चीजें भी बताई कि एक जीव है जो कि लोगों को मार रहा है, तो कृपया करके आप लोग एक साथ ही रहें। अगर आप लोग अलग अलग हुए तो वो जीव आप पे भी हमला कर सकता है। इन सारे डिटेल्स को सुनने के बाद रेस्क्यू टीम, जो कि बाकी की रेस्क्यू टीम आई थी, उन लोगों ने सही तरीके से रात के समय में ही खतरा उठाते हुए कई लोगों की जान बचाई, और ये रेस्क्यू ऑपरेशन करते करते ही हमें रात हो चुकी थी। इतना कुछ होने के बावजूद हम लोगों ने अपना काम नहीं रोका, काम जारी रखा। वो लोग अंदर से अगर किसी को लेके आते थे तो हम लोग अपने नाव में उसे ले जाकर किनारे पे छोड़ आते थे, या अगर हम लोग टीम के साथ अंदर जाके किसी को लेके आते थे तो बाकी के लोग उसे किनारे पे छोड़ आते थे या दूसरे बोट में बैठा देते थे। यही सिलसिला रात भर चलता रहा। हम लोगों ने 8-10 राउंड और मारे। उसके बाद सुबह हो गई। हमारे सीनियर ने कहा, तुम लोग जाके आराम कर लो, तुम्हें करीब करीब 24 घंटे हो चुके हैं काम करते हुए। तुम्हारे बदले में बैकअप टीम आ रही है, तुम लोग जाओ, नहीं तो अगर खुद ही बीमार पड़ जाओगे तो लोगों को कैसे बचाओगे। हमने ऑर्डर्स को माना और हम लोग किनारे की तरफ चले गए, लेकिन हमें नींद कहाँ आने वाली थी। हमने अपना दोस्त खोया था और साथ ही साथ कई लोगों की जान भी बचाई थी। हमें खुशी इस बात की थी कि हमारे वजह से कई लोगों की जान बच गई, और दुख इस बात का था कि हमारे वजह से मेरा एक दोस्त खो गया था। अब पता नहीं इसमें गलती किसकी थी, हमारी या उस बच्चे की या उस बाढ़ की या उस शैतान की, ये तो हम नहीं बता पाएंगे। हाँ, लेकिन मेरे दोस्त ने जो किया, जो बलिदान दिया, उसे हम जीवन भर याद रखेंगे। मरते मरते भी उसने अपना फर्ज निभाया। खैर, मुझे भी मौका मिला तो मैं भी इस देश के लिए मरने मिटने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ और तैयार ही रहूँगा। खैर, आज की कहानी में बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि वो कौन सा जीव हो सकता है। ऐसी ही मनोरंजक कहानियों को सुनने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे ऐसी ही अनोखी कहानियों के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।